हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लगातार आप सभी के लिए ला रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, जो आपके होंगे सामान्य अध्ययन के और हिंदी दोनों के, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी। हिंदी भी आपके 60 प्रश्न आते हैं तो वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, तो उसके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल जहाँ से हमने अपनी क्लास एंड की थी, आज वहीं से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने 30 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 31 से क्वेश्चन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं बम्बई, वर्धा, लखनऊ और त्रिपुरा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जरूरी है जानना। तो यहाँ अगर हम बात करें मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, किस मिशन की विफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 27 अप्रैल से, ठीक है, 1 मई 1942, ठीक है, तक इलाहाबाद में जो चली कांग्रेस की कार्यकारी जो बैठक थी, इसमें गांधी जी के कट्टर समर्थकों ने उनका प्रस्ताव, जिसमें अंग्रेजों को भारत जाने को कहा गया था, उनका उन्होंने क्या किया, समर्थन किया, यानी एक तरीके से हम बात करें तो सपोर्ट किया। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 7 से 14 जुलाई 1942 तक चलने वाली जो कार्यकारी समिति की बैठक थी, वो कहाँ हुई है। इसका आंसर है आपका वर्धा में, ठीक है। कब से कब तक, 7 से 14 जुलाई तक 1992 को ये जो कार्यकारिणी समिति की बैठक है, ये वर्धा में हुई है। और 14 जुलाई 1992 को कार्यकारी ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, गांधी जी का कभी कभी एक कथन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने जो कांग्रेस है उसको चुनौती दी और कहा कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही देश से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो प्रस्ताव पारित होने से पूर्व गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा वो गांधी जी ने कहा था। तो फिलहाल जो हमारे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है। ऑप्शंस है आपके जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ। स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जमींदारों के साथ। तो इसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक तरीके से याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, किसकी बात कर रही मैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, आई होप आप बात समझ रहे होंगे, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। कौन सी बंदोबस्त, पंचवर्षीय बंदोबस्त, ठीक है, पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। और अगर हम बात करें तो 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो ये भी एक फैक्ट याद हो गया कि कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल किस सन में रहा है।
तो ये भी चीजें याद होगी। कभी कभी ऐसे फैक्ट भी पूछे जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें मालूम होना चाहिए इस बारे में। यहाँ अगर हम बात करें तो 1790 में कॉर्नवालिस, किसकी बात मैं कर रही हूँ, कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया। कितने वर्षीय, ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किसने किया और किस सन में लागू किया। तो याद रखिएगा कि जो कॉर्नवालिस है उन्होंने 1790 में 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया है। और इसी व्यवस्था के तहत अगर मैं बात करूंगी तो बंगाल हो गया, आपका बिहार हो गया और आपका हो गया उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये चीज स्थायी कर दिया गया। और जब आगे जाके इसे उत्तर प्रदेश, बनारस खंड और जो उत्तरी कर्नाटक है इसमें भी लागू किया गया। तो यहाँ अगर हम बात करें तो भारत की यानी भूमिकर व्यवस्था जो ब्रिटिश काल है या ब्रिटिश भारत है उसमें लगभग कितने प्रतिशत, 19% भूमि पर लागू की गई है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पे आय निश्चित कर दी गई थी, पहले ये निश्चित नहीं था लेकिन मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई जमींदारों के द्वारा। यहाँ पे एक चीज याद रखेगा कि जो जमींदार है उनको निश्चित समय में सरकारी खजाने में लगान न जमा करने पर उनको क्या किया जाता था, भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। जमींदार भूमि को बेच सकता था और रहम व दान भी दे सकता था। वो किस पे डिपेंड करता है, जमींदार पे डिपेंड करता है। तो ये ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट या फिर रास बिहारी घोष। तो प्रार्थना समाज के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही उत्तर है। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867, एक सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका है 1867। ठीक है। में बम्बई में हुआ है, कहाँ, बम्बई में। ठीक। और अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था कि जो जाति प्रथा का है उसका ये विरोध करती थी। स्त्री पुरुष की जो विवाह की आयु में वृद्धि है इस पे सपोर्ट, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, ये सब पे ये काम कर रही थी। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो जो प्रार्थना समाज संस्था के सहयोग से दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा संघ की स्थापना भी हुई थी। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो जानने आपके लिए जरूरी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुमेलित करना है, नीचे कूट दिया है। एक तरफ दिया है बारदौली, चौरा, यरवदा और नोआखली। तो आपको बताना है कहाँ कहाँ हुआ है, जगह का नाम दिया है, अब आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका राइट आंसर होगा वो देखो, बारदौली है वो होगा गुजरात, चौरी चौरा होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश, और यरवदा होगा आपका महाराष्ट्र, और नोआखली होगा आपका पश्चिम बंगाल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए। हाँ जी, 35 जो क्वेश्चन है वो है, सन 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो, जेम्स मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल या फिर क्लीमेंट इटली। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्वेश्चन देखिए एंड देन आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना,
इसके निर्माण के समय साइमन आयोग की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और तीनों गोल सम्मेलन जो हुए हैं उनमें विचार विमर्श की रिपोर्ट, श्वेत पत्र, अगर हम बात करें संयुक्त प्रवाह समिति की रिपोर्ट, है ना, इनकी सहायता ली गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो वहीं मार्च 1933 में जो प्रकाशित श्वेत पत्र था वो भारत के कानूनविदों की सहायता से पार्लियामेंट के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति द्वारा इसको चेक भी किया गया, मतलब इसको जांचा भी गया। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो श्वेत पत्र है इसको, इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 1934 में, कब? 1934 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1935 तैयार किया गया। तो ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1935 को इसे क्या कर दिया, इसे कानून का रूप दे दिया। कब? 2 अगस्त 1935 को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ऑप्शंस हैं हैदराबाद, अवध, मैसूर या फिर जूनागढ़। तो क्वेश्चन देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। ठीक है, तो कांग्रेस को वैधता दिलाने और उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर अक्टूबर 1937 में दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर में जन आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें केटी भाष्यम की स्टेट कांग्रेस, किसकी? केटी भाष्यम, केसी रेड्डी और एच.सी. देसप्पा की पीपुल्स फेडरेशन की भूमिका रही। कौन कौन से, मैं फिर से नाम दोहरा देती हूँ आपको बात करूँ तो केटी भाष्यम, ठीक है, स्टेट कांग्रेस, और दूसरी है केसी रेड्डी और तीसरी है आपका एच.सी. देसप्पा की जो पीपुल्स फेडरेशन थी, इसकी इंपॉर्टेंस थी इसमें। अगर हम बात करें तो विदुरस्वत में रक्तपात के जो बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से दीवान मिर्जा इस्लाम से एक समझौता द्वारा कांग्रेस को इसको कानूनी रूप से मान्यता भी मिली। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, मैसूर में कर्नाटक की स्थिति को अच्छा करने के लिए 1947 को, यानी 1947 के बाद वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वहां से थोड़ा सा हमें इससे पता चल रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना और डी है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। सो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? तो भारत के जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, यानी लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब था? 1927 में हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत सरकार के संबंध की जांच करना और उनके बीच शांतिपूर्ण संबंधों की क्या करना, स्थापना करने का क्या किया गया था, सुझाव दिया गया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को क्या करना, सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, और डी है कारीगरों की अनुपलब्धता। सो क्वेश्चन देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। 38। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखिएगा कि 18वीं सदी जो है उसमें बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए प्रमुख कारण है, एक ब्रिटेन को निर्यात करने वाली माल पर अगर हम बात करें तो उच्च तटकर लगाना था। ठीक है क्या था ये? 38 का जो आपका आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, और दूसरी बात करें तो भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को निःशुल्क और नाम मात्र का सीमा शुल्क देकर उनको प्रवेश करने की अनुमति थी, जबकि अगर हम वहीं भारतीयों की बात करेंगे तो भारतीयों के जो दस्तकार थे उनको ब्रिटेन के मशीनों
जो मशीनी उत्पाद थे उसमें थोड़ा सा एक तरीके से अगर हम बात करें तो वहाँ जो था ब्रिटिश वस्तुओं को निःशुल्क और नाम मात्र की सीमा शुल्क लग रही थी, बट इधर ऐसा नहीं था। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ब्रिटेन ने भारतीय चीनी पर जो आयात शुल्क लगा रखा था वह उसके लागत मूल्य के तिगुने से भी अधिक था। कितना? तिगुने से भी अधिक था, याद रखिएगा ये लाइन मेरी। तो और अगर हम बात करें कुछ स्थितियों में भारतीय वस्तुओं पर इंग्लैंड में 400% तक शुल्क लगाया जाता था। सोचिए कितना ज्यादा रहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? पद्माबाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर ज्योतिबा फूले? सो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने, ठीक है, यहाँ देखो अगर हम बात कर रहे हैं आंसर की, तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, पद्माबाई रनाडे। ठीक है, पद्माबाई रनाडे। तो यहाँ अगर हम बात करें महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने, ठीक है, 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो रनाडे ने अपने सामाजिक कार्यों के उद्देश्य से 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की और इसी कार्य में उनकी जो पत्नी थी जिसका मैंने नाम लिया पद्माबाई रनाडे ने भी मतलब भागीदार किया, उनका सहयोग किया। तो स्त्रियों की स्वतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का पर निषेध लगाया जाए। और अगर हम बात करें स्त्रियों की शिक्षा का विरोध, मतलब एक तरीके से मतलब शिक्षा पर ध्यान दिया। और यहाँ पे इनका साथ इनकी पत्नी ने दिया है, पद्माबाई रनाडे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी राम मोहन राय या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। बॉम्बे एसोसिएशन की क्या की? स्थापना की। तथा 1867 में मित्र के सहयोग से लंदन में इंडियन एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन कह लो या मैं बात करूं ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की क्या की? उन्होंने स्थापना की है। इतना याद रखिएगा। और इन संगठन के माध्यम से जो नौरोजी थे, ठीक है, यानी दादा भाई नौरोजी ने सुधारों को लेकर विरोध करना प्रारंभ किया और इंग्लैंड के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे। याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी है केरल। तो मराठा बोर्ड का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 26 फरवरी 1987 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ था? कोची। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कोची है। और यह है 52 यानी 52 प्रकार के मसालों के निर्यात प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व संभालता है। बोर्ड का प्रमुख कार्य छोटी और बड़ी जो इलायची है उसकी खेती और उत्पादन को प्रमोट करना है और फसल सुधार के लिए यानी फसलों की अच्छी उन्नति के लिए अच्छी अच्छी किस्मों को विकसित करना है और मसालों के लिए राष्ट्रीय मानव गुणवत्ता विकास में सरकार को सहयोग देना। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब हैं। फिलहाल अगर इतना याद रखिएगा कि जो मसालों का गठन है, बोर्ड का गठन है, मसाला बोर्ड का गठन 26 फरवरी 1987 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कोची है। और 52 प्रकार के मसालों के निर्यात प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व तो है इलायची की, जैसे मैंने बात की। तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? तो यहाँ तो देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हिस्ट्री के बाद, तो सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में अति सघन वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देश के कुल भाग का 20.60%, ठीक है, दशमलव है ये, ठीक है, 20.60% की वनाच्छादित रह गया है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति में 33% भूभाग को वनाच्छादित करने का जो टारगेट है वो है। 2009 की बात करें तो 2009 में देश के कुल 677088 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में 54569 वर्ग किलोमीटर घने वन थे। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस परसेंटेज याद रखिएगा, परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ अगर मैं सबकी बात करूंगी क्षेत्रफल के बारे में तो यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश का कितना है 20,858 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की 6647, वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो 8739, और वहीं करें उड़ीसा की बात तो 7073। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर था वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी नूरजहां, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र और ज्वार भाटा। प्रश्न देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो काफी इजी है। फिल्म के मामले में तो ऐसे सारे लोग गुणी होते हैं, सब देखते हैं, आलम आरा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 44, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो नीचे कूट दिए हैं और आपके ऑप्शन देखिए, अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है 44। तो 44 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, पहली बात तो खुर्जा, ठीक है, और उसके बाद होगा आपका करनाल, और उसके बाद होगा आपका रोहतक। तो यानी 2 3 4, तो 2 3 4 है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट इज ऑप्शन नंबर डी। देखो, अगर आपको ये मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। देखो, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। लगातार ये क्लासेस आती रहेंगी तो आपको फायदा भी होगा, तो इसलिए ये क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, ठीक है, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जहां नहीं आए उसको गोला कर दो ताकि वो दिखाई देता रहे। तो एक तरफ दिया है कोयला, नागपट्टिनम, नुमालीगढ़, मनाली, और इधर दिए हैं राज्यों के नाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असोम और तमिलनाडु। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 45 आपका है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जो कोयली है वो गुजरात, बिल्कुल सही है। नुमालीगढ़ असोम, ये भी सही है। मनाली तमिलनाडु, ये भी सही है। बट नागपट्टिनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं बल्कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका रॉन्ग है, हमसे रॉन्ग ही पूछा गया था, ठीक है, गलत पूछा गया था, हमने गलत बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक के रखती है? ठीक है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर लैटेराइट मृदा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जो आपका काली मृदा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है। तो ये जो आपकी काली मृदा है ये तीव्र जल धारण क्षमता यानी जल सोखने की जो क्षमता है ये इसमें पाई जाती है, और इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। जब देखो, कोई हर प्रकार की मिट्टी की किस्म अलग अलग होती है। किसी मिट्टी में जैसे मान लो जो बलुई टाइप की मिट्टी होती है, बलुई मिक्स मिट्टी होती है, उसमें आप पानी डालते तो पानी वो बहुत सोखता नहीं है। लेकिन अगर हम काली मृदा की बात करेंगे तो अगर आप पानी डालोगे तो वो पानी सोखने की क्षमता रहती है और उसे सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मिट्टी भीगने पर क्या हो जाती है, थोड़ा सा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं इसमें, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है।
इसी कारण इसको स्वतः जो जुताई है वो वाली मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो कल्पसर परियोजना का आपसे बात हो रही है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो ये जो अवस्थित है ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? गुजरात की खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। तो ये याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो ज्वरीय ऊर्जा उत्पादन और कृषि, पीने योग्य और औद्योगिक प्रयोग में आने वाले जो जल हैं उसके विशाल जलाशय को निर्मित करना, ये इसका एक एम है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना अवस्थित है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। सो क्वेश्चन पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सुइल नदी परियोजना, तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सुइल नदी परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति परियोजना है। कैसी परियोजना है ये? हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन और कारण से पूछा गया। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर पाएंगे। देखिए इसकी यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि भाई सही तो लगा देते हैं, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है इसके लिए आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट जो आपसे पूछा गया है उसकी अच्छे से अगर नॉलेज होगी तभी आप बता पाएंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है ना। सो क्वेश्चन है 49 आपका। कथन क्या कह रहा है? दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, ठीक है। कारण है यानी रीजन, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। अब आपको बताना है, कूट दिए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए 49, ठीक है। 49 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात की जाए तो दोनों कथन सही हैं, या सॉरी कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। तो दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण बंगाल सॉरी कहाँ पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से यद्यपि अगर हम बात करें तो निचले भाग में पानी के बहाव की जो तीव्रता है उसकी अपेक्षाकृत कम होती है। फिर भी निचले भाग में जो पानी होता है वो अत्यधिक मात्रा में जमाव हो जाने के कारण नदी बांध क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इससे क्या होता है? बाढ़ की जो भयावह स्थिति है वो आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज याद रखेगा, जो आगे जाके जो दामोदर घाटी है उसकी निगम की स्थापना के बाद अनेक बांधों के मतलब स्थिति पर नियंत्रण किया गया। और यहाँ पे जो कारण कह रहा है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? यूपी में, असम में, गुजरात में या फिर राजस्थान में, ठीक है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ में, ठीक है, केरन में है और भारत का यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1972 में। नेक्स्ट फिर आपसे क्वेश्चन कथन और कारण से पूछा गया। कथन है कि मध्य प्रदेश यानी एमपी को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। कारण है इसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। कुपोषण जानते हैं, जहां अगर पोषक तत्वों की कमी और अधिकता दोनों ही रीजन से कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो मुझे नहीं लग रहा है कि जनसंख्या रोकनी चाहिए। इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उतनी चीजें नहीं है, जितने सारे लोग होंगे तो खाने की कमी तो होगी ही। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे
तो भारत राज्य भूख सूचकांक के अनुसार भारत में सर्वाधिक खराब स्थिति कहाँ की, तो मध्य प्रदेश की, हम जानते ही हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जो 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश है उसकी सर्वाधिक खराब स्थिति है, और यहाँ कुपोषण एवं बाल मृत्यु दर की वजह से इथोपिया जैसे मतलब अफ्रीका देश के समान कहा गया है, जैसे इथोपिया है तो अफ्रीका देश की इसको समान कहा गया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो लक्षण है वो किसकी वजह से हुआ है, ये आपका बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण की वजह से। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या फिर अमृतसर में प्रदूषण। सो 52 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का। तो यहाँ अगर हम बात करें इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो यहाँ देखो एक चीज याद रखना कि अमृतसर और शिमला की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनमें लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, और परंतु इनकी जो जलवायु है उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। एक ही अक्षांश पर है लेकिन जलवायु में क्या मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है, और ऐसा इन दोनों की समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार में, पश्चिम बंग में, बंगाल में, ठीक है, इसको बंगाल कर दो, और उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। और अगर हम बात करें 2001 की, तो 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी कितनी है, 21.1% है, ठीक है। फिलहाल 2011 की जनसंख्या से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, और चौथा है कार्य संचालन कीमतें। तो उपरोक्त में से कौन से सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं ABCD करके। तो पहले ऊपर आप पढ़िए स्टेटमेंट और फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 52 का आंसर क्या होगा? सॉरी 54 पूछा गया, 52 नहीं। 54 का आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ अगर हम बात करें तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, और कार संचालन कीमतें। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अब नीचे दिया गया है सूची, आपको सूची से क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। तो नीचे दिए हैं आपके कूट, तो इधर है कोयला उत्पादन क्षेत्र और दूसरी तरफ है कोयला खदान, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी। तो नीचे कूट दिया है, आप कूट देखिए और इसका मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? अगर हम यहाँ बात करें तो देखो दामोदर घाटी का होगा बराकर, ठीक है, सोन घाटी का होगा आपका उमरिया, गोदावरी घाटी का होगा आपका सिंगरेनी, और महानदी का होगा तालचे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है, 2 3 4 ए, इस तरीके से आपका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका।
तो नीचे देखिए कूट दिया हुआ है, आप कूट देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56। सो देखिए कूट और सही उत्तर का चयन कीजिए कि 56 का आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें पे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी देखो सबसे पहले क्या होगा आपका 3, ठीक है, पाकिस्तान, फिर उसके बाद आपका आएगा भारत, फिर उसके बाद होगा आपका बांग्लादेश, देन आपका क्या होगा, आपका श्रीलंका होगा, ठीक है, ऐसे आपका कूट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्या है, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा है, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा क्या है, भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कूट आपके दिए हैं केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, या ये सभी सही हैं। तो देखिए प्रश्न और फिर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। 57 का आंसर आपसे पूछा जा रहा है, 57 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी देखिए लौह अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। और तीसरा है आपका, भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत लौह अयस्क भंडार उत्पादन की दृष्टि से विश्व में स्थान रखता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, आपका कर्नाटक में पाया जाता है। और भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है आपका, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, आपका उड़ीसा है। और वहीं अगर हम बात करें झारखंड में लौह अयस्क मुख्यतः सिंहभूम जिले में है, ठीक है। झारखंड की अगर हम बात करेंगे, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो लौह अयस्क है वो मुख्यतः सिंहभूमि या सिंहभूम जिले में पाया जाता है, जहां उच्च कोटि का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, हेमेटाइट, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ उच्च कोटि का जो हेमेटाइट अयस्क है वो पाया जाता है। तो जगह का नाम भी याद रख सकते हैं, जैसे नोआ मुंडी है, गुआ है, जामदा है, मनोहरपुर है, सिंह भूमि है। तो ये लौह खनन के मुख्य केंद्र है। और विश्व में कुल लौह अयस्क का 3%, कितना, 3% भारत में निकाला जाता है। 3% कहाँ निकाला जाता है, भारत में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फान एक स्थानीय पवन है, चीन की, कोरिया की, जापान की, या फिर स्विट्जरलैंड की। तो फान के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न देखिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ अगर हम बात करें 58 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो पान एक स्थानीय पवन है। यहाँ मुझे लग रहा है किसी ने मोटर चला दिया, पानी निकल रहा है बहुत तेज, एक सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन से, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 59 का आंसर क्या होगा। तो 59 आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है। 60वां जो आपका है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी द्वितीय। तो देखो यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है, दूसरा है। और फ्रांस में लौह अयस्क प्राप्ति के 3 क्षेत्र है, 3 क्षेत्र याद रखिएगा, लारेन, नार माडी, ठीक है, और क्या है, पिरेनीज।
तो ये जो 3 जगह हैं ये आपके लौह प्राप्ति के क्षेत्र हैं। तो लॉरेन में यूरोप का सर्वाधिक संचित भंडार पाया जाता है। अगर फ्रांस के कुल अयस्क उत्पादन का 95%, ठीक है, मात्र यहीं से प्राप्त होता है। कहाँ से? लॉरेंस से 95% प्राप्त होता है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की जो सीरीज है वो पसंद आई होगी। तो हम लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस के माध्यम से एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि हमारे अदर चीजें भी रेडी हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा हमारे काम आता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत और ये जो चीजें हैं वो पसंद आई हों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। लगातार बने रहे हमारे चैनल पर, हम आपके लिए और बेहतर चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी एग्जाम में आपकी और भी मदद होगी। तो मिलते हैं इसी 60 क्वेश्चन के आगे, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 61 से। सो जुड़े रहिएगा, ये लगातार कंटिन्यूअस जो प्रैक्टिस सेशन है ये चलता रहेगा आपकी मदद करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।